का चिराग भाग 1। नारायण चौधरी अपने मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी था। शादी के 1 साल बाद उसकी पत्नी कामना चौधरी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। जब वह बालक 1 वर्ष का हो गया, वो उसे लेकर एक बड़े से मेले में घुमाने के लिए ले गए। वहाँ बहुत से लोग अपने बच्चों की कलाई पर बच्चों का नाम लिखवा रहे थे। नारायण चौधरी ने उस दुकानदार से कहा, मैं श्री राम का भक्त हूँ, क्या तुम मेरे बच्चे के सीने में भी श्री राम का चित्र बना सकते हो? दुकानदार हंसने लगा और कहा, हम तो हर तरह का चित्र बना सकते हैं। उस नन्हे से 1 बरस के बालक के सीने में उस दुकानदार ने श्री राम का चित्र बना दिया। तभी जोर का तूफान आया, चारों तरफ धूल ही धूल का बादल छा गया। कामना चौधरी ने जल्दी से अपने बालक को वहां रखे एक बड़े से डस्टबिन में छिपा दिया। धूल की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कौन कहां पर है। भगदड़ मची हुई थी और शोर मचा हुआ था। तूफान की वजह से वो डस्टबिन उड़कर न जाने कहां पहुंच गया, कुछ पता नहीं चला। 1 घंटे बाद जब तूफान शांत हुआ, पूरा मेला अस्त व्यस्त था। नारायण चौधरी ने अपने बेटे की बहुत तलाश की, किंतु उनका बेटा नहीं मिला। निराश होकर वो अपने घर लौट आए। मेले से कुछ दूरी पर एक कच्ची बस्ती थी। वहाँ एक हरिया नाम का एक शराबी रहता था। उसकी झोपड़ी के पास डस्टबिन में एक बच्चा रोता हुआ मिला। उसने तुरंत उस बच्चे को डस्टबिन से बाहर निकाला और चल दिया अपने बॉस के पास। बॉस के घर पहुंचने के बाद हरिया ने कहा, तुम्हें मैं पहले भी बहुत अनाथ बच्चे दे चुका हूँ, एक बच्चा और लाया हूँ, मगर ये शायद 1 साल का ही है। कुछ साल घर में पालो, फिर हम इसे भी बेच देंगे। हरिया का बॉस शहर में रहने वाले कोठी, बंगले और फ्लैटों में नाबालिग अनाथ बच्चों को बेचकर मोटी रकम वसूल करता था। यही उसका धंधा था। बॉस ने उस बच्चे को हरिया से ले लिया, कुछ पैसे देकर कहा, तुम्हें इस बच्चे की कीमत दे दी है, अब तुम इस बच्चे को भूल जाओ। उस बॉस का नाम था कालिया प्रसाद। उसने उस 1 बरस के बच्चे का नाम रखा टोटू। 10 वर्ष बीत चुके हैं, अब आगे। अरे सोनू बेटा, 1 गिलास पानी तो दे दे, कामना चौधरी ने अपने बेटे से कहा। सोनू ने माँ को आंखें दिखाते हुए कहा, दिखाई नहीं देता, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। टीना दीदी से कह दो, वो भी तो दे सकती है ना पानी। टीना ने टीवी में कार्टून देखते हुए कहा, घर के सारे काम मैं ही करूं, मैं घर की नौकरानी थोड़ी ना हूँ। शाम हो चुकी थी। नारायण चौधरी भी घर आ चुके थे। कामना चौधरी ने अपने पति से कहा, पड़ोस में चंद्रभान मिश्रा आपके मित्र रहते हैं, उनके घर एक बच्चा काम के लिए आया हुआ है, घर का सारा काम संभालता है वो, हमें भी कोई एक बच्चा दिलवा दीजिए घर के काम के लिए। नारायण चौधरी ने तुरंत फोन लगाया और चंद्रभान मिश्रा जी को अपनी प्रॉब्लम बताई। चंद्रभान मिश्रा जी ने बताया, आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह 7 बजे आपके घर एक बच्चा आ जाएगा, 25,000 रुपए आपको अभी पेमेंट करनी होगी। नारायण चौधरी ने तुरंत पेटीएम किया। रात बीत चुकी थी और नया सवेरा निकल आया। सुबह के 7 बजे कालिया प्रसाद अपने बगल में 10 वर्ष के बच्चे को लिए खड़ा था। कालिया प्रसाद ने बताया, इसका नाम टोटू है, आप लोगों को किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगा। पेमेंट आपकी आ चुकी है, अब ये टोटू आपका हो चुका है। जी मैं चलता हूँ, नमस्ते। कालिया प्रसाद वहाँ से जा चुका था। 11 वर्ष का वह बालक कमजोर सा, बाल बिखरे, पैरों में पुरानी सी चप्पल पहने हुए, साधारण सी कमीज, जिस्म में लटकाए हुए बड़ी बड़ी आंखें। इतने बड़े घर को देखकर वो बहुत खुश था। उसके बॉस कालिया प्रसाद ने बताया था, तुझे वहाँ पेट भर के खाना मिलेगा, मिठाइयाँ मिलेंगी, सोने के लिए नरम नरम बिस्तर होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगा, गर्मियों में एसी वाले कमरे में रहेगा, धूप से बचेगा, सर्दी से बचेगा, गरीबी से हमेशा हमेशा के लिए तेरा नाता मिट जाएगा। इतने बड़े फ्लैट में टोटू का आज पहला दिन था। कामना चौधरी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, खड़े खड़े शक्ल ही देखता रहेगा, चल काम पर लग जा, फ्रिज में जितनी भी पानी की बोतल है उनको पानी से भर दे। टोटू ने जल्दी जल्दी पानी की बोतल भरकर फ्रिज में रख दी। सोनू ने माँ से कहा, इस लड़के के शरीर से कितनी बदबू आ रही है, पहले इसे नहाने के लिए भेजो और कुछ पुराने हमारे कपड़े दे दो, उसके बाद ही घर का काम करवाएंगे हम। टोटू को सोनू ने अपने पुराने कपड़े देते हुए बाथरूम का रास्ता बता दिया। टोटू बाथरूम के अंदर जाकर नहाने लगा।
बाथरूम में आईना था। टोटू ने अपने सीने में श्रीराम का चित्र देखते हुए कहा, श्रीराम ने मेरी सुन ली, झोपड़ी से मुझे मकान तक ले आए। वो कालिया प्रसाद हमेशा मुझे कहता था, ये श्रीराम तेरे सीने में तेरे माता पिता ने बनवाया होगा। नहाकर जल्दी से इसके दिए हुए कपड़े पहन लूं। कामना चौधरी अपने पति से बोली, हमारे बेटे को खोए हुए 10 वर्ष हो चुके हैं। अगर वो आज होता तो 11 साल का हो चुका होता। हमने उसके सीने में श्रीराम का चित्र बनवाया था। हे श्रीराम, उसकी रक्षा करना। हमारा बच्चा जहाँ भी हो खुश रहे, उस पर किसी भी तरह की आफत ना आए। नारायण चौधरी ने अपनी बीवी को दिलासा देते हुए कहा, श्रीराम चाहेंगे तो हमारा बेटा अवश्य हमें मिल जाएगा। कामना चौधरी तेजी से बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए बोली, अरे ओ टोटू, ये तेरे बाप का बाथरूम नहीं है जो इतनी देर से मलमल कर नहा रहा है। जिस साबुन से तूने नहाया है उस साबुन को एक कोने में रख देना, उसी से रोज नहाना है, समझा? बाथरूम से जल्दी बाहर आ, घर के बहुत सारे काम करने हैं। पूरे 25,000 देकर तुझे खरीदा है, मुफ्त की रोटियां न तोड़ने दूंगी, घर का सारा काम करवाऊंगी पहले। टोटू जल्दी से बाथरूम से बाहर आया। कामना चौधरी ने उसे सारा काम बता दिया। सुबह उठते ही पूरे घर की झाड़ू लगानी है, उसके बाद पूरे घर का पोछा लगाना है। मेरा बेटा सोनू और टीना जब स्कूल जाए, उनके बैग लेकर उनके पीछे पीछे चलना है। रात को सोने से पहले घर के सारे बर्तन धोने हैं। दिन में मैं 2 घंटे आराम करती हूँ, मेरे पैर दबाने हैं। पास की मार्केट से सब्जी तरकारी रोज खरीद कर लानी है। शाम को हमारे खाना खाने के बाद जो हमारी थालियों में जूठा खाना बच जाता है, उसी खाने को खाकर अपना पेट भरना है। रात को सोने के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। छत के ऊपर पानी की टंकी के पास कंबल ओढ़कर वहीं सोना है। इससे हमारे पानी की टंकी की रखवाली होगी। हम अक्सर रिश्तेदारों में शादी पार्टी या जन्मदिन में जब कभी भी जाएं, तो तुम घर के अंदर ही रहोगे। बाहर से हम ताला लगा कर जाएंगे। और खबरदार, हमारे पीछे किसी भी सामान को खाने की या छूने की कोशिश भी की। पलंग और सोफे पे तो कभी मत बैठना। न जाने कौन सी नाली का कीड़ा है, न बाप का पता न माँ का पता। खबरदार, सोनू और टीना से दूर से ही बात करनी है। चलो, अब मुंह क्या देख रहे हो मेरा, अपने काम पर लग जाओ। और ध्यान रहे, बालकनी और खिड़की के बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए मोहल्ले में कि तुम हमारे पास काम करते हो। चमड़ी उखाड़ दूंगी तेरे बदन से अगर मुझे तेरी एक भी शिकायत मिली तो। पूरे 25,000 रुपए दिए हैं तेरे कालिया प्रसाद को। टोटू जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने में लग गया। सोनू गलती करता और इल्जाम टोटू पर लगा देता। टोटू साफ सफाई का काम करते हुए अगर नजर टीवी पर पड़ जाती तो उसे बड़ी बड़ी गालियां सुनने को मिलती। सारा दिन घर का काम करते करते रात को थक हार कर उनका बचा खुचा हुआ खाना खाकर छत पर आकर सो जाता। टीना ने माँ को बताया, मम्मी, हर साल हम अपने बिछड़े हुए भाई के लिए मिल जाएं, उसकी प्रार्थना में घर के बाहर बहुत बड़ा भंडारा करवाते हैं। आज हमारा भाई जहाँ भी होगा 11 वर्ष का हो चुका होगा। जय श्री राम, हमारे भाई से हमें जल्दी से मिलवा दीजिए। टेबल साफ करते हुए टोटू ने पूछा, टीना दीदी, आप किस भाई की बात कर रही हो? टीना ने फटकार लगाते हुए कहा, हमारे घर की बातों में ज्यादा ध्यान मत दो। आज भंडारा है, बहुत काम है। हमारे दूर दूर के मेहमान लोग भी आएंगे, उनके सामने दिखाई मत देना। छत पर चले जाना, नीचे मत आना। मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। टोटू को छत पर भेज दिया। दोपहर हो चुकी थी। गली में भंडारा चल रहा था। लोग पेट भर के हलवा पूरी और सब्जी का मजा ले रहे थे। घर आए रिश्तेदारों ने जमकर हलवे का मजा लिया। टोटू सुबह से भूखा था, उसको भी भूख लगी थी, किंतु उसे अभी तक किसी ने याद नहीं किया। धीरे धीरे दोपहर भी जाती रही और शाम होने वाली है। टोटू छत से बार बार झांक कर देखता, भंडारा भी अब खत्म हो चुका है। पत्तलों के बहुत से ढेर सड़क किनारे पड़े हुए हैं, उनमें पूरियां हैं, किसी में थोड़ी बहुत बची खुची सब्जियां हैं, किसी में हलवा लोगों ने खाकर झूठा करके फेंक दिया है। टोटू छत पर भूख से व्याकुल बैठा हुआ था। नीचे से जोर जोर से आवाजें आ रही थी। रिश्तेदार आपस में बातें कर रहे थे। कामना जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप जो हर साल भंडारा करती हैं अपने बेटे के लिए, आपका बेटा अवश्य आपको मिल जाएगा। श्री राम एक दिन जरूर आपके बेटे को आपसे मिलवाएंगे।
टोटू छत पर बैठे बैठे रिश्तेदारों की बातें सुनकर सोचने लगा, काश मैं इस घर का खोया हुआ बेटा होता, तब मुझे भी पेट भर के खाने को मिलता, पहनने को अच्छे कपड़े मिलते, स्कूल में अच्छी पढ़ाई मिलती और मुझे यहाँ छत पर भूखा तो नहीं मरना पड़ता। टोटू छत के ऊपर भूख से बिलबिला रहा है। सूरज भी धीरे धीरे ढलकर छुप गया। शाम हो गई, रात का पहर शुरू हो गया। रात के करीब 10 बजने के बाद धीरे धीरे सभी मेहमान भंडारे का स्वादिष्ट हलवा पूरी खा पीकर जा चुके थे। मेहमानों ने जाते जाते जमकर तारीफ की। किसी ने कहा, कोई अगर नेक दिल इंसान है तो नारायण और कामना जैसे लोग, जो भूखे को भोजन खिलाकर उनकी आत्मा को तृप्त कर देते हैं, ऐसे लोग कम ही पाए जाते हैं। श्री राम इनके बेटे को जल्दी से इनसे मिलवा दे। रात के 10 बज चुके थे। सभी मेहमान जा चुके थे। नारायण चौधरी और कामना चौधरी बहुत थक चुके थे। दिन भर की भागदौड़ में वो अपने कमरे में जाकर सो गए। टीना को भी गहरी नींद आ चुकी थी। सोनू तो पहले ही टांगे फैलाकर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। रात के 12 बज चुके हैं। टोटू भूख से व्याकुल होकर छत पर अकेला भूख से फड़फड़ा रहा है। वो अपना पेट पकड़कर पानी की टंकी के किनारे चहलकदमी कर रहा है और इंतजार भी कर रहा है, शायद कोई सीढ़ी का दरवाजा खोल दे। टहलते टहलते जब वो थक जाता तो पानी की टंकी के किनारे चुपचाप बैठ जाता। पानी की टंकी के किनारे बहुत से डेंगू के मच्छरों ने टोटू पर हमला बोल दिया। टोटू को इस बार कंबल भी नसीब न हुआ। सारा शहर सुख की नींद सो रहा है। शहर के सभी नन्हे बच्चे अपने माँ और पिताजी के साथ नर्म नर्म बिस्तर पर लेटकर सुख भरी नींद ले रहे हैं। आज पूरे मोहल्ले ने पेट भर के खाना खाया, दावत उड़ाई। जितना खाया खाया, जितना फेंकना था पतलों में छोड़ दिया। और टोटू छत पर बेचारा सिर्फ एक रोटी खाने के लिए तरस रहा था। टोटू विचार करने लगा, शहर के आलीशान बंगलों में रहने वाले लोग, गाड़ी मोटरों से चलने वाले लोग क्या इतने निर्दयी भी हो सकते हैं? अपने बच्चों को तो ठूस ठूस कर खिलाते हैं और हम जैसे गरीब लावारिस और अनाथ बच्चों से जी तोड़ मेहनत करवाई जाती है और बदले में खाने के लिए रोटी के 2 टुकड़े फेंक दिए जाते हैं। और आज तो अपनी शान दिखाने के लिए, समाज में अपनी चमक दिखाने के लिए मुझसे किसी ने बात नहीं की। इस घर के लोगों ने मुझे भंडारे की एक पूरी भी ना दी। टोटू छत के ऊपर से सड़क पर पड़ी जूठी पतलों को देखता रहा। जूठी पतलों में अभी भी बहुत सी बची खुची पूरियां उसे दिखाई दे रही थी, लेकिन टोटू वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। तीसरी मंजिल के ऊपर था वो। लोगों की खाई हुई जूठी पतलों को देखते देखते ही रात बिता रहा था। सुबह होते ही कामना चौधरी ने तुरंत छत पर आकर टोटू का कान पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, बाहर आंगन में गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी को तेरा बाप साफ करेगा? यहाँ सो रहा है बड़े मजे से, कामचोर कहीं का। टोटू ने बड़ी मासूमियत से कहा, रात भर से कुछ खाना नहीं खाया। कामना चौधरी ने टोटू के बाल मुट्ठी में पकड़कर खींचते हुए कहा, एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो मर नहीं जाएगा भूखा, समझ गया? घर का सारा काम निपटा, दोपहर में मिलेगा तुझे खाने के लिए। टोटू जल्दी से घर के सभी कामों में लग गया। टीना की आंख खुलते ही उसने तुरंत माँ को बताया, मम्मी कहाँ हो तुम? कल भंडारे में आरती आंटी आई थी, उन्होंने आपको घर पे बुलाया है, कुछ जरूरी काम था। कामना चौधरी जल्दी जल्दी अपना मेकअप करके आरती पड़ोसन के घर पहुंची। आरती के घर एक तांत्रिक बैठा हुआ था, लंबे लंबे दाढ़ी मूछ, काले रंग का कुर्ता। आरती ने कहा, हमने तांत्रिक को तुम्हारे खोए हुए बेटे के बारे में बता दिया है। तांत्रिक ने कामना चौधरी को देखते हुए कहा, आपका खोया हुआ बेटा मिल सकता है, लेकिन एक काम करना होगा, बड़ा मुश्किल काम है। 10,000 रुपए का खर्चा आएगा और हमारा एक मंदिर है जहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है। अगर आप 11 वर्ष की उम्र का कोई बच्चा बलि के लिए हमारे मंदिर में ले आए तो हमारी शैतानी शक्तियाँ प्रसन्न होंगी और आपका बेटा आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। आरती ने कहा, कामना बहन सोच क्या रही हो? हर साल भंडारा करवाने से क्या होगा? बड़ी दूर से तांत्रिक जी आए हुए हैं। अपनी मुरादें पूरी करने के लिए सभी लोग किसी न किसी की बलि देते हैं। ये बात किसी को नहीं पता चल पाती। समाज में यही हो रहा है। देर मत करो, तांत्रिक जी फिर अगले साल ही लौट कर आएंगे। कामना चौधरी ने तांत्रिक के मंदिर का पता पूछ लिया।
तांत्रिक ने बताया, रविवार की रात 12 बजे हम बलि चढ़ाते हैं और शैतानी आत्मा से मनचाही मुराद पा लेते हैं। आज रविवार है। बलि के लिए किसी भी नर बच्चे को आप मंदिर में ले आएं। कामना चौधरी जल्दी से अपने घर पहुंची। उसने अपने पति को सारी बात बताई। पति नाराज होते हुए बोले, अपने खोए हुए बच्चे को पाने के लिए तुम कह रही हो अपने घर के टोटू की बलि चढ़ाने के लिए? कामना चौधरी ने ललकारते हुए अपने पति को कहा, तुम्हारे बस का तो कुछ नहीं है। पुलिस भी छानबीन करके थाने में चुपचाप बैठ गई। अब ये मौका मेरे हाथ लगा है, मैं इसे नहीं जाने दूंगी खाली हाथ। वैसे भी टोटू हमारा है कौन? हमने इसे 25,000 में खरीदा है। हम इसे पाले, जिंदा रखे, मारे या इसकी बलि दे, हमारी मर्जी। और वैसे भी इस देश में गरीब और अनाथ बच्चों की कोई कमी नहीं है। टोटू की बलि होने के बाद कोई दूसरा बच्चा रख लेंगे काम के लिए। कामना चौधरी ने नाक चिढ़ाते हुए कहा। नारायण चौधरी भी बेचारा क्या करता, पत्नी के साथ रहना है तो पत्नी की बात तो माननी ही पड़ेगी, वरना पत्नियां मायके जाने की धमकी देने लगती हैं। माँ ने अपने दोनों बच्चों को सब कुछ समझा दिया। सोनू और टीना जल्दी से टोटू को बुलाकर ले आए। टोटू आंगन में खड़ी कार को साफ कर रहा था। खुशी खुशी टीना के पीछे दौड़ता हुआ कमरे के भीतर आया। टोटू को वहां पर एक कुर्सी पर बैठा दिया गया। कामना चौधरी ने इशारा किया तो सोनू ने टोटू का दाहिना हाथ कस के पकड़ लिया। टीना ने टोटू का बायां हाथ कस के पकड़ लिया। नारायण चौधरी एक मोटी सी रस्सी ले आए, टोटू को कुर्सी से बांध दिया। दोनों पैरों को कस के बांध दिया, दोनों हाथों को कस के बांध दिया। कामना चौधरी ने टोटू के मुंह को बुरी तरह दबोच रखा था ताकि वो चिल्लाकर शोर न मचा सके। उन्हें रात का इंतजार था। आज संडे है, रात के 8 बज चुके हैं। बाहर बिल्कुल सन्नाटा और अंधेरा फैल गया। टोटू को कुर्सी समेत उठाकर घर के बाहर आंगन में खड़ी गाड़ी के पीछे वाला गेट खोलकर उसमें डाल दिया। वो गाड़ी चल पड़ी तांत्रिक के मंदिर की तरफ। आज कामना चौधरी और पूरा परिवार खुश था। इस टोटू की बलि देने के बाद हमें हमारा खोया हुआ बेटा मिल जाएगा। गाड़ी तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़े जा रही थी। नारायण चौधरी ने अपनी पत्नी से कहा, उस तांत्रिक का पता तो ठीक से याद है ना? कामना चौधरी ने एक पर्ची अपने पति के हाथ में थमा दी। नारायण चौधरी गाड़ी चलाते हुए पर्ची को पढ़कर कहने लगे, इसका मतलब है अभी हमें 39 किलोमीटर आगे जाना होगा, तब जाकर उस तांत्रिक का मंदिर आएगा। नारायण चौधरी ने अचानक गाड़ी में ब्रेक लगाई। कामना चौधरी अपने पति से बोली, गाड़ी क्यों रोक दी? नारायण चौधरी ने कहा, आगे बहुत पुलिस खड़ी है, शायद रास्ता बंद किया हुआ है। हर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। मैं गाड़ी से उतरकर उनके पास जाकर पता लगाता हूँ किस बात की चेकिंग हो रही है। नारायण चौधरी गाड़ी से उतरकर पैदल ही आगे बढ़कर वहां खड़े सैनिक दलों से पूछने लगे, किस बात की चेकिंग चल रही है? वहां बहुत से सैनिक और पुलिस मौजूद थी। वहां खड़े एक पुलिस ऑफिसर ने बताया, आपको मालूम है 22 जनवरी को अयोध्या के मंदिर में श्री राम की मूर्ति की स्थापना होगी। देश के प्रधानमंत्री के साथ देश के प्रसिद्ध और नामी व्यक्ति भी वहां पर मौजूद होंगे। देश के दुश्मनों की श्री राम के मंदिर पर पैनी नजर है। उनकी वजह से राम भक्त लोगों पर किसी भी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। इसीलिए अयोध्या की तरफ जाने वाली हर रोड पर हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। देशवासियों को हमने सूचित कर दिया है, सभी लोग पुलिस का पूरा सहयोग दें। नारायण चौधरी उल्टे पांव तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ लपके। गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी घुमाकर वापस घर की तरफ चल दिए। कामना चौधरी ने पूछा, आपने गाड़ी क्यों घुमा ली घर की तरफ? क्या हम तांत्रिक के मंदिर की तरफ नहीं जा रहे हैं? नारायण चौधरी ने बताया, अयोध्या नगरी हम कैसे पार करें? सारे रास्ते सील कर दिए गए हैं। हर गाड़ियों की एक एक करके चेकिंग चल रही है। अगर उन्होंने हमारी गाड़ी चेक कर ली और टोटू को इस कुर्सी पर बंधा हुआ देख लिया तो हम क्या जवाब देंगे? हमने सोचा था रास्ता खाली मिलेगा। अब तो ये रास्ता 22 जनवरी के बाद ही खुल पाएगा, तभी हम टोटू की बलि दे पाएंगे। घर जाने के अलावा अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। 1 घंटे बाद नारायण चौधरी घर के आंगन में खड़े हुए थे। दाएं बाएं देखा, मोहल्ले में कोई न दिखा। टोटू को कुर्सी समेती उठाकर तुरंत कमरे के भीतर ले गए। नारायण चौधरी ने बताया, 22 जनवरी के कुछ दिन शेष बचे हैं।
23 जनवरी के दिन ही रास्ता खुल पाएगा। तब तक इसे रोटी तो देनी ही होगी, इसे जिंदा रखने के लिए। ख्याल रखना ये यहाँ से भागे ना, वरना हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। टोटू की रस्सी खोलकर उसे एक खाली पड़े कमरे में बंद कर दिया। खाने के लिए 4 रोटी और आलू की सब्जी एक कटोरी में रखते हुए सोनू ने कहा, ये लो, खाना खा लो और चुपचाप यहाँ सो जाओ। भागने के चक्कर में मत रहना, 22 फरवरी के बाद तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। कमरे को बाहर से लॉक कर दिया गया। टोटू उस बंद कमरे में अकेला रोते हुए एक एक रोटी चबाने लगा, लेकिन रोटी का कोर हर बार गले में अटक जाता। रात हो चुकी थी। उस घर में किसी को नींद नहीं आ रही थी। सबका दिमाग खराब हो गया था। श्री राम की वजह से चल रही चेकिंग के कारण हमें टोटू को वापस घर लाना पड़ा। नारायण चौधरी ने अपनी पत्नी से कहा, हमें लगता है श्री राम नहीं चाहते कि हमारा खोया हुआ बेटा हमसे मिले। यही सब बातें करते हुए कब सवेरा हुआ पता ही नहीं चला। नारायण चौधरी ने सुबह टेलीविजन खोला। उनका रोज का नियम था समाचार देखने का। नारायण चौधरी एक खबर देखकर चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया। कामना, जल्दी आओ, रसोई घर के बाहर निकलो। देखो, टेलीविजन में तुम्हारे तांत्रिक का मंदिर दिखाया जा रहा है। तुमने उस तांत्रिक का नाम और हुलिया बताया था, कहीं ये वही तांत्रिक तो नहीं है? कामना चौधरी रसोई घर से निकलकर टेलीविजन के सामने खड़ी होते हुए बोली, ये तो वही तांत्रिक है जो पड़ोस में आरती के घर आया था, मगर इसे पुलिस ने क्यों पकड़ लिया? जरा टीवी की आवाज तेज करो। आज की ताजा खबर। अयोध्या से 2.5 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर कल रात 12 बजे एक मंदिर पर छापा पड़ गया। वो मंदिर नहीं था, कोई खंडर था। पुलिस ने कल रात वहां एक ढोंगी तांत्रिक को दबोच लिया। अयोध्या नगरी के 10 किलोमीटर की दूर तक की रेंज में आने वाले गांव, रोड, सड़कों पर कड़ी निगरानी रखी गई। पुलिस की एक टुकड़ी ने छानबीन के दौरान जब इस खंडर के अंदर जाकर पता लगाया तो वहां पर कुछ लोग एक नाबालिग बच्चे की बलि देने वाले थे। योगी की पुलिस ने उस बच्चे को सुरक्षित बचा लिया है। तांत्रिक इस समय सलाखों के पीछे है। योगी जी की पुलिस ने रातों ही रात उस खंडर पर चलवाया फिर से एक बार बुलडोजर। जी हाँ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। 22 जनवरी को होगा श्री राम का अयोध्या नगरी में आगमन। नारायण चौधरी टीवी को बंद करते हुए बोले, तुम्हारा तांत्रिक तो पकड़ा गया। अब हमारा खोया हुआ बेटा हमारे घर कैसे वापस आएगा? आखिर क्या चाहते हैं हमसे श्री राम? हे श्री राम, हम तुम्हारी लीला नहीं समझ पा रहे हैं। नारायण चौधरी ने फिर एक बार टेलीविजन खोलकर समाचार देखा। हर न्यूज में उस तांत्रिक को दिखाया जा रहा था। उस तांत्रिक ने बताया, बलि देने से आज तक कभी किसी की मुराद पूरी नहीं हुई। मैं जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। हमारा समाज आज भी अंधविश्वास में इस कदर डूबा हुआ है कि पढ़े लिखे लोग भी हम जैसे तांत्रिकों के चक्कर में फंस जाते हैं। हमारी बात मानकर हमें बहुत सा रुपया भी दे देते हैं। कल रविवार के दिन मुझे किसी ने अपने फ्लैट पर बुलवाया। उस फ्लैट की मालकिन का नाम आरती था। उसने बताया, हमारे पड़ोस में नारायण चौधरी रहते हैं। उनका बेटा 10 बरस पहले एक मेले में खो गया था। उनकी बातें सुनकर मैं समझ गया ये लोग आज भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। इनसे पैसा ठगना बहुत आसान होगा। और फिर मैंने किसी नाबालिग बच्चे की बलि देने का झूठ मूठ ढोंग रचा। वो लोग इस बात पर राजी हो गए। मैंने उन्हें अपना पता बता दिया। देखते रहिए आज की ताजा खबर। पुलिस की 4 टुकड़ी कुछ ही देर में पहुंच रही है कामना चौधरी के घर छापा मारने के लिए और उस मासूम से बच्चे को बचाने के लिए। जी हाँ, टोटू की जान खतरे में है। नारायण चौधरी ने तुरंत अपनी बीवी को बुलाया और कहा, जल्दी से सोनू और टीना को जगाओ, पुलिस यहाँ पर पहुँचने ही वाली है। नाबालिग बच्चों से जबरन काम करवाने के लिए हमें कई साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना होगा। कामना चौधरी ने जल्दी से सोनू और टीना को जगाया। अरे उठो कमबख्तों, कितना सोओगे, पुलिस आने वाली है। पुलिस का नाम सुनकर सोनू और टीना जल्दी से उठ खड़े हुए। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। दरवाजा खोलो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। टीना ने कहा, मम्मी लगता है पुलिस आ गई, क्या हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी? सोनू ने कहा, हमारी तो कोई गलती भी नहीं है, टोटू की बलि देने की बात तो मम्मी ने कही थी।
कामना चौधरी चिल्लाते हुए बोली, तुम ही दोनों को अपना खोया हुआ भाई चाहिए था ना, अब भुगतो। नारायण चौधरी ने देखा अभी भी दरवाजा बाहर से कोई बुरी तरह से पीट रहा है। नारायण चौधरी ने अपनी बीवी के गाल पर एक चांटा जड़ते हुए कहा, तूने अपने अपराध में मुझे भी शामिल कर लिया। मोहल्ले वालों को पता चलेगा कि नारायण चौधरी जेल में है, मेरी तो समाज में नाक कट जाएगी। कामना चौधरी थर थर कांपते हुए बोली, मैंने सुना है योगी की पुलिस बात कम करती है, घसीटती ज्यादा है। सोनू ने बताया, मम्मी, योगी की पुलिस सीधा एनकाउंटर करती है, मुझे बंदूक की गोली से बहुत डर लगता है। कामना चौधरी ने अपने बच्चों को कोसते हुए कहा, नालायकों, अगर तुम ही अपने घर का छोटा मोटा काम निपटा देते तो मुझे कालिया प्रसाद से ये टोटू 25,000 रुपए का खरीदना ना पड़ता। जल्दी से टोटू को उस कमरे से निकालकर कहीं दूसरी जगह छिपाना होगा। अगर टोटू पुलिस के हाथ लग गया तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, अब क्या होगा? क्या सच में टोटू पुलिस के हाथ लग जाएगा? क्या सच में नारायण चौधरी और कामना चौधरी का पर्दाफाश हो जाएगा? क्या उन दोनों को कभी पता चल पाएगा कि टोटू उन्हीं का बच्चा है? इन सब चीजों को जानना है तो बने रहिए मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ इस कहानी के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।